डियर फ्रेंड्स, पहले यूएस गवर्नमेंट उनके रेसिडेंट अन्य कंट्री में निवेश करते थे तो उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इतनी सीरियस नहीं थी। लेकिन 2008 में लेमन ब्रदर्स का जो कोलैप्स हुआ और इस हिसाब से यूएस इकोनॉमी जो क्रैश हुई, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने एक एक डॉलर का हिसाब लेना शुरू किया और इसलिए उसने 2010 में फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट लाया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो मैंने प्रश्न चुना है इट इज़ रिलेटेड टू फटका। नमस्कार, मैं हूँ केतन बाराई और आप देख रहे हैं सवाल एनआरआई के जवाब बाराई के। पहला प्रश्न मुझे मिला है जामनगर शहर से, जो पूछा है मिस्टर आर.पी. घाड़िया जी ने, जो कि चीफ एडवाइज़र है LIC ऑफ इंडिया में। उनका प्रश्न है कि फटका इज रिलेटेड टू यूएस सिटीजन, यूएस में रहने वालों के लिए ये लागू होता है, तो फिर क्यों हम सबके पास फटका फॉर्म भरवाते हैं। घाड़िया जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया है कि फटका, मैंने जैसे ही बताया ये एक्ट 2010 अमेरिका लेके आई है, तो फिर अन्य रेसिडेंट्स जो है, जो अमेरिका के सिवा भी कंट्री में रहते हैं, उनके पास भी हम फटका फॉर्म क्यों भराते हैं। इसमें ऐसा हुआ कि जब 2010 के बाद यूएस गवर्नमेंट ने यह कंपल्सन कर दिया और हर देश को बताया गया कि हमारे रेसिडेंट आपकी कंट्री में कोई भी निवेश करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी फाइनेंशियल गतिविधियां होती हैं, तो उनको हमें इन्फॉर्म आपको करना है। और ऐसे हिसाब से फटका फॉर्म बनाया गया जिसमें पूरी डिटेल्स जो होती हैं, जो यूएस सिटीज़न या रेसिडेंट्स लोग अन्य कंट्री में निवेश करते हैं। तो उससे बहुत ही फ़ायदा ये हुआ कि इलीगल पैसा जो बाहर जाते थे वो भी पता चलने लगा। इकोनॉमी के लिए ये आइडिया बहुत ही अच्छा था, इसलिए OECD ये है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारे देश इकट्ठे हुए हैं और हर उनकी खुद की इकोनॉमी को दूसरे की इकोनॉमी के साथ कोऑपरेशन और डेवलपमेंट करने के लिए वो हमेशा कार्यरत रहती है। उन लोगों ने भी चाहा कि ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है, इसलिए उन लोगों ने भी फटका जैसा ही फॉर्म डिवाइस किया जिसका नाम है CRS का फुल फॉर्म है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो फिर बाद में इंडिया में CBDT भी 2015 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया और ये कंपल्सन कर दिया हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कि जो भी के निवेश करे बाहर के लोग, उस सब के पास आपको फटका और CRS फॉर्म भरना है। तो जो फटका फॉर्म से उसके साथ CRS फॉर्म भी क्लब किया गया है और इसलिए जब भी हम फॉर्म भरवाते हैं तो CRS फॉर्म भी साथ में भराते हैं। इसलिए फटका की डिटेल्स हम यूएस गवर्नमेंट को दे देंगे और CRS में जो डिटेल्स आती हैं वो अन्य कंट्री जिस लोग रेसिडेंस है और यहाँ निवेश करते हैं, वो पूरी डिटेल्स हम उस कंट्री को पहुँचाते हैं। तो जो फॉर्म है वो कंबाइंड हो गया, फटका और CRS, और इसलिए हम यूएस के सिवा और कंट्री के लोग भी भारत में निवेश करते हैं, तो हम ये फॉर्म भराने का आग्रह करते हैं। Barai NRI, enriching the knowledge of NRI investment. दूसरा प्रश्न मिला है मुझे वेरावल सिटी से, जो पूछा है मिस्टर पुनीत मेहता जी ने, जो कि सीनियर बिजनेस एसोसिएट हैं LIC ऑफ इंडिया में। उनका प्रश्न है कि फटका फॉर्म में पेज नंबर 3 पे पार्ट 2 में एडिशनल डिक्लेरेशंस देना है जिसमें 40 कंट्री का जिक्र किया गया है, उसमें एक यूनाइटेड अरब अमीरात भी है। तो यहाँ इस कंट्री में इनकम टैक्स तो है ही नहीं और इसलिए वहाँ रिटर्न भी लोग भरते नहीं हैं। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि आपकी टैक्स रेसिडेंसी कौन सी है, तो उसमें हमें क्या लिखना चाहिए, वो ज़रा डिटेल से समझाइए। पुनीत जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं और मैं उनका जवाब पूरा लॉजिक के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा।
मैं फॉर्म ही जो फटका फॉर्म है वो भी मेरे साथ में रखा है, और पेज नंबर 3 जिसमें लिखा है पार्ट 2 एडिशनल डिक्लेरेशन टू द सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म, उसमें लिखा है टू बी गिवन बाय द पर्सन हुज कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इज वन ऑफ द जुरिडिक्शंस दैट ऑफ नोटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ उसने 14 कंट्रीज का पूरा लिस्ट दिया है। कौन सी कंट्री हम देखते हैं, एंटीक एंड बारबुडा, बहामस, बारबेडोस, साइप्रस, डोमिनिका, ग्रेनिडा, माल्टा, सेंट किट्स एंड नेवस, सेंट ल्यूसा, सीसेल्स, ट्रक्स एंड कैक्स, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड वानुआटू। ये 14 कंट्री में अगर आप कहीं के भी टैक्स रेसिडेंस हो तो आपको और भी डिटेल्स देना है। ये क्यों मांगा है, उसके पीछे लॉजिक है कि यहाँ ये कंट्री है कि जहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करके तुरंत ही यहाँ की रेसिडेंसीशिप या सिटीजनशिप ले सकते हो, और कई लोग उनका डिसएडवांटेज भी लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे मेहुल चौकसी जी भी, जो मैंने पहली कंट्री बताया एंटीक एंड बारबुडा, वहाँ जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले लिए। इसलिए इस कंट्री जो है वहाँ तुरंत ही उसको रेसिडेंशिप या सिटीजन मिल जाती है, इसलिए और डिटेल से जानना जरूरी होता है। अभी आपने बताया कि यूनाइटेड अरब अमीरात में टैक्स नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ इनकम टैक्स है ही नहीं और इसलिए कोई टैक्स रिटर्न भी नहीं भरते, तो टैक्स रेसिडेंसी कौन सी बनती है। तो एक बात आप समझ लेना हमें चाहिए कि चलो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यूएई में इनकम टैक्स लेना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे टैक्स रिटर्न फाइल करने की शुरुआत कर देंगे। तो आप वही रिटर्न फाइल शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ के टैक्स रेसिडेंस हैं। टैक्स नहीं भरते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंट्री के टैक्स रेसिडेंस नहीं है। और इसलिए आप यूए की साइट में जाके देखेंगे तो सभी लोगों को अगर ज़रूरत है तो वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी इश्यू करती है। और आपको मैं बता दूं कि जब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेना है तो टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट इज मस्ट, और इसलिए भले ही हम टैक्स भरते ना हो या रिटर्न फाइल न करते हुए भी हम बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ वहीं रहते हैं और इनकम हम वहाँ से इनकम ही क्रिएट करते हैं, तो ऐसे मामले में हम बाय डिफ़ॉल्ट यूएई के टैक्स रेसिडेंस बन जाते हैं। इसलिए इस पूरा जो फॉर्म में आपको एज इफ यू आर यूएई के टैक्स रेसिडेंस है या यस करके और भी डिटेल्स आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये फटका और सीआरएस फॉर्म को डिटेल्स से समझने के लिए एक बार हम पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या आइटमें लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा है कस्टमर आईडी, जो भी है वो उस पर डिटेल्स लिख देना है। फिर लिखा है रेसिडेंस ऑफ टैक्स पर्पस ऑफ जुरिडिक्शंस आउटसाइड इंडिया, यस नो, इफ नो देन काइंडली एक्नॉलेज एंड सबमिट। आप देखिए कि यहाँ पहले क्वेश्चंस में जो पूछा गया है कि आपकी टैक्स रेसिडेंसी इंडिया के बाहर है या नहीं है। अगर आपकी रेसिडेंसी इंडिया के बाहर है तो ही पूरा फॉर्म भरना है, अगर नहीं है तो बाकी की कोई डिटेल्स देने की आवश्यकता है ही नहीं। और इसलिए कहीं इंश्योरेंस कंपनी ने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रपोजल फॉर्म में डाल दिया है, क्योंकि अगर यहाँ लिखेंगे कि नहीं हम इंडिया के सिवा हमारी कहीं टैक्स रेसिडेंसी नहीं है तो बाकी के किसी भी उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ यस लिखते हो कि यस हम इंडिया के सिवा और भी जगह हमारी टैक्स रेसिडेंसी है तो ही बाकी के जवाब आपको लिखने हैं। यहाँ फिर आते हैं स्पाउस का नाम, फादर्स का नाम, जेंडर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिफिकेशन स्टाफ में पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, और फिर ऑक्यूपेशन टाइप आपका सर्विस है, बिजनेस है, अदर्स है, रेसिडेंशियल और बिजनेस है, अनस्पेसिफाइड बिजनेस है, क्या है वो सिर्फ डिटेल्स आपको लिखना है। पेज नंबर 2 जो है उसमें एड्रेस एज इन आईडी, आपने जो पैसे कस्टमर आईडी जो लिखा है उसमें जो एड्रेस है वही लिखना है। और फिर निकले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर वो आईडी के सिवा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो दूसरा है
तो वही आपको जिक्र करना है, वरना दूसरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप आपकी कौन सी है, नेशनलिटी आपकी कौन सी है, सब डिटेल्स लिखना है। और फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन आई एम ए रेसिडेंट इन द फॉलोइंग कंट्रीज एंड माई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN functional equivalent in each country is set out below, or I have indicated that TIN functional equivalent is unavailable। आप समझिए कि आप भारत के बाहर एक से ज़्यादा कंट्री में भी टैक्स रेसिडेंस हो सकते हैं। तो ये जो पूरा ग्राफ दिखा गया है, अगर एक से ज़्यादा कंट्री में आप टैक्स भरते हो तो सभी जगह डिटेल्स और आपका जो टिन नंबर लिखना है। अगर कहीं कंट्री टिन नंबर नहीं देती तो उनका इक्विवेलेंट कोई भी नंबर चलेगा। और लास्ट में लिखा है, इफ कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी इज वन ऑफ द जुरिडिक्शन दैट अलाउज रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट and is notified by the Organization of Economic Cooperation and Development, also fill the additional declaration in part 2 mandatory। जैसे मैंने बताया है कि अगर 14 कंट्री में से किसी एक कंट्री में उनकी टैक्स रेसिडेंसी है तो उनको पार्ट 2 की डिटेल्स भरना है। यहाँ जिक्र किया गया है CBI एंड RBI का। यहाँ भी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ CBI का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यहाँ CBI का मतलब है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, और RBI का मतलब यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, RBI का यहाँ मतलब है रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं पेज नंबर 3, पार्ट 2, एडिशनल डिक्लेरेशन टू द सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म। जैसा मैंने बताया कि जी यहाँ 14 कंट्री का पूरा लिस्ट दिया हुआ है और यहाँ आप कहीं टैक्स रेसिडेंसी बनती है तो पूरी डिटेल्स देना है। सबसे पहले नेम ऑफ जुरिडिक्शंस कवर्ड इन OECD लिस्ट इन विच यू आर टैक्स रेसिडेंट। दूसरा है, डू यू ऑब्टेन रेसिडेंस राइट अंडर एनी CBI RBI स्कीम इन द एबो जुरिडिक्शन, यहाँ यस नो लिखना है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन में ABC है, ए है डू यू होल्ड रेसिडेंस राइट इन एनी अदर जुरिडिक्शंस, उसमें आपको यस नो लिखना है। बी है इफ यस प्लीज स्टेट द नेम ऑफ सच कंट्री, और सी है आर यू ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ सच कंट्री, यस नो। बाद में 4 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी ABC। ए में है कि हैव यू स्पेंड मोर देन 90 डेज इन एनी अदर जुरिडिक्शंस अदर देन जुरिडिक्शन प्रोवाइडेड इन वन एबो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्योंकि 90 डेज से ज़्यादा भी आप रहते हैं तो यहाँ भी कहीं कंट्रीज़ में टैक्स रेसिडेंसी बन जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ रखा है। बी है इफ़ यस प्लीज स्टेट द नेम ऑफ सच कंट्री, और सी आर यू ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ सच कंट्री, आप जहाँ 90 डेज से ज़्यादा रहे हैं उनका टैक्स रेसिडेंस है कि नहीं, वो आपको यस देना है। यहाँ मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि यहाँ जो 14 कंट्रीज़ का जिक्र किया गया है उसमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ कैरेबियन सी में छोटे छोटे आइलैंड के रूप में मौजूद है। सिर्फ माल्टा और साइप्रस दोनों कंट्री ऐसी है जो कि मेडिटेरेनियन सी पर मौजूद है, और UAE तो हम सब जानते हैं कि वो अरेबियन सी पर मौजूद है। लास्ट में जो डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग का पूरा लिस्ट दिया हुआ है उसने के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी से आपको मैं समझा देता हूँ क्या हमें क्या उसको लिख के देना है। एक तो रिपोर्टिंग करने के लिए जितने भी लॉ है उसके लिए मैं माहितगार रहूँगा और कभी भी ज़रूरत हुई तो मैं कंप्लाइंस करूँगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मैंने दिए हैं वो पूरा सही है। अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको स्टोर करने के लिए और किसी भी अथॉरिटी को देने के लिए हम छूट देते हैं। कुछ चेंज अगर होगा इन फ्यूचर्स उन मेरे स्टेटस में तो मैं 30 डेज में मैं कंपनी को इन्फॉर्मेशन दूंगा, और मैं जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है, और कोई भी अथॉरिटी को जानने के लिए आप दे सकते हो। मेरी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में है वो भी कंपनी को हम इजाज़त देते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकती है। और लास्ट में लिखा कि लॉ में कोई भी चेंज होगा और इसके हिसाब से इंडिया में या बाहर कोई भी लॉ में चेंज होगा और एडिशनल कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं दूंगा। और लिखा है कि अगर गलत इंफॉर्मेशन से कंपनी को कोई नुकसान होगा तो वो भी मैं भरपाई करूंगा। तो ये सब एक फॉर्मेलिटीज है, और नीचे सिग्नेचर कर दो तो आपका फटका और सीआरएस फॉर्म कंप्लीट हो गया। डियर व्यूअर्स, आज इतना ही।
इतने लंबे देर तक मेरे साथ में रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि केतन बाराई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।